नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही संभव है कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी ऐलान आज चुनाव आयोग कर दे। उधर यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी ऐलान हो सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। बिहार और राजस्थान में भी उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी घोषणा आज चुनाव आयोग कर सकता है। तो दोपहर 3 बजे का इंतजार है जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी, इस वक्त आप 3 सहयोगी देख रहे हैं। ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं, विशाल इंग्लिश आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं अशोक तिवारी को। तो इलेक्शन कमीशन के बाहर से ऋषिकेश हैं। ऋषिकेश, दोपहर 3 बजे का लगभग 1 घंटे का इंतजार, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही आज तारीखों का ऐलान होना है या बाकी 3 राज्य, अगर हम यहाँ बात करें महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं? पूजा, देखिए, मैं पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है 3 बजे का, उसके लिए बकायदा यहाँ पे स्क्रीन लगाया हुआ और यहाँ पे 3 बजे का समय है, विज्ञान भवन में है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, ऐसे संधू और जो अन्य अधिकारी हैं उनकी नेम प्लेट लगी हुई है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं और जिस बात के संकेत मिल रहे हैं पूजा, उसके मुताबिक आज 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान संभव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की उप सीटें हैं, उसको लेकर तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसका घोषणा हो जाएगा। 6 राजस्थान में है, 5 बिहार में है, 1 गुजरात में है। तो जो बाई इलेक्शन होने हैं उनके भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों ने यहां तक दावा किया पूजा कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में संभव है। आज 2 राज्यों के ही विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जो जानकारी मिल रही है। 10 साल के बाद 2014 में आखिरी वक्त में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी और टीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। हरियाणा में चूंकि एक और राजनीतिक वजह है पूजा, और वो इसलिए जो राजनीतिक गलियों में है कि वो ये कहा जा रहा है कि 6 महीने के भीतर चूंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है। 12 मार्च 2024 को जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके बाद 6 महीने का वक्त बीत गया है और सरकार नहीं चाहती है कि वहां विश्वास मत जैसा या फिर विधानसभा का सत्र का सामना करना पड़े और एक पॉलिटिकल परसेप्शन विपक्ष बनाए कि इनके पास बहुमत नहीं है। 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया था, तो 6 महीने की मियाद पूरी हो रही है। 6 महीने के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाया जाना जरूरी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव की तारीखों का ऐलान है, वो जैसे ही आज ऐलान हो जाएगा तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और वहाँ आचार संहिता लग जाएगी और फिर इन नियम कानूनों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर में 3 से 5 चरणों में चुनाव होंगे। और इसीलिए मैं फिर एक बार तस्वीर पूजा आपको दिखा रहा हूं कि चुनाव आयोग की जो तैयारी है, उनके अधिकारी यहां पे पहुंच गए हैं। थोड़ी देर के बाद 3 बजे, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 बजे समय है जब विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिसके विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, उसके तारीखों का ऐलान आज नहीं होगा, इस बात की संभावना ज्यादा है। ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहिएगा आप, क्योंकि हरियाणा को लेकर भी ऐलान हो सकता है। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं। तो विशाल, हरियाणा कितना तैयार दिख रहा है? हालांकि वहां पर तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बीजेपी के लिए, जब उसका एक अलायंस पार्टनर उससे जुदा हो चुका है। उधर कांग्रेस में भी अंतरकलह की खबरें लगातार सामने आ ही रही हैं। तो ऐसे में कितनी जमीन तैयार दिख रही है राजनीतिक दलों की? देखिए, राजनीतिक दलों की जो जमीन है वो पूरी तैयारी के साथ दिखाई भी दे रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब 2019 के चुनाव थे तब भी किसी के साथ अलायंस नहीं था। लेकिन चुनावों के बाद जब लोगों ने अपने नतीजे दिए, उसके बाद अलायंस हुआ जननायक जनता पार्टी के साथ। लेकिन वहीं पर कांग्रेस अकेले अपने दम पे ऊपर उतरी थी। इसी तरह अब चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, या फिर इनेलो बीएसपी का गठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हर एक अपना किसी भी तरह से किसी भी पार्टी का कोई भी गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा।
हमारी कुछ नेताओं के साथ बातचीत भी हुई थी, तो उनका कहना था कि जब भी चुनाव हो जाए हम पूरी तैयारी के साथ हैं। कांग्रेस ने तो अपनी पद यात्रा भी शुरू की हुई है सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। फिलहाल इस समय भी सम्मेलन चल रहा है, महिला सम्मेलन, जहां पर हजारों की तादाद में जो महिलाएं हैं जहां पर आई हुई हैं पंचकुला के ऑडिटोरियम में। और वहीं पर बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस का जो एजेंडा महिलाओं के प्रति क्या होगा और महिलाओं को क्या क्या दिया जाएगा, चाहे वो सिलेंडर हो, बिजली हो या फिर दूसरे वायदे भी किए जा रहे हैं। लेकिन असल बातें आएंगी जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आएगा। लेकिन वहीं पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे मौजूद हैं, चौधरी उदय भान यहाँ पे मौजूद हैं और स्टेट की सारी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है। और महिलाओं को बताया जा रहा है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। इसी तरह किसानों के साथ किस तरह से धक्का किया जा रहा है, इन सब बातों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भी बताया जाएगा। और पिछले जो सम्मेलन हो चुके हैं वहाँ पर भी, और वहीं पर हरियाणा मांगे हिसाब की जो यात्रा है वो भी लगातार चल रही है, जिसमें बड़ी तादाद में जो चाहे वो युवा हैं या फिर आम लोग हैं वो लगातार ही इस यात्रा में दीपेंद्र हुड्डा द्वारा जो चलाई जा रही है इस यात्रा में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो मुकाबला है काफ़ी रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब सभी की नज़रें इलेक्शन कमीशन के ऐलान के ऊपर लगी हुई हैं। क्या हरियाणा का चुनाव भी जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ ही होगा? बेशक इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन यदि राजनीतिक दलों की बात की जाए तो राजनीतिक दलों ने लगभग पूरी अपनी तैयारी कर ली है। और यही कारण है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मुकाबला है वो भी दिखाई भी दे रहा है। और यही कारण है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग स्थानों का दौरा भी कर रहे हैं और अलग अलग योजनाएं लोगों को बताई भी जा रही हैं और ऐलान भी किए जा रहे हैं। और इसी के चलते ही आज सुबह ही उन्होंने 9 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के हक में ऐलान भी कर दिए थे कि किस तरह से 2000 रुपया जो कम बारिश हुई है, कम बारिश के चलते किसानों के खातों में जमा करवाया गया है। 500 करोड़ से ऊपर का जो पैसा है वो तुरंत रिलीज करके किसानों के खातों में डाल दिया गया है। ठीक है विशाल, आप लगातार बने रहिए। अब चलिए अब जम्मू का रुख कर लेते हैं। पंकज शर्मा को आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पंकज, अब यहाँ पर 10 साल बाद चुनाव होंगे, परिसीमन के बाद 370 हटने के बाद किस तरह की राजनीतिक हलचल, क्योंकि अब से कुछ देर में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। पंकज, बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर के बाद जो है चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन सियासी समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद यानी परिसीमन के बाद जो है वो सीटों में बदलाव हुआ है। पहले जम्मू कश्मीर में 87 सीट्स होती थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की होती थी। अब लद्दाख जो है अलग हो गया, यूटी बन गया, जम्मू कश्मीर यूटी बन गया। अब जो है 90 में से 43 जो सीट्स हैं वो जम्मू डिवीजन में है, 47 जो सीटें हैं वो कश्मीर डिवीजन में है। अब आपको बता दें, क्योंकि तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मुख्य तौर पर जो चुनावों में मुकाबला होगा वो होगा कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के बीच। 2 जो नेशनल पार्टी हैं बीजेपी कांग्रेस और 2 जो लोकल पार्टी हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। जितनी भी पार्टी हैं उन्होंने अभी से जो है चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी भी फारूक अब्दुल्ला जम्मू में है, चुनावी रैली कर रहे हैं। तरुण चुग बीजेपी के जो यहाँ के प्रभारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगातार जो तमाम जितनी पार्टियां हैं वो पूरी तैयारी में लगी हुई है। मकसद सबका यही है कि जब इन चुनावों की तारीखों का ऐलान हो, जब चुनाव हो, तो वो उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीते और सरकार उनकी बने। लेकिन जो मुख्य तौर पर अगर मुद्दों की बात की जाए तो जब बीजेपी के जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं, जब वो जनता के बीच जाएंगे, सरकार की जो बताएंगे कि सरकार ने इन तमाम इतने सालों में क्या किया आप लोगों के लिए, बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगेगी। लेकिन विपक्ष जो है उसके पास भी काफी मुद्दे हैं, चाहे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो स्टेटहुड है उसे रिस्टोर किया जाए। जम्मू कश्मीर को स्टेट से आपने यूटी बना दिया। यहां पर आप देखिए जम्मू डिवीजन में मुख्य जो मुद्दा है वो रहेगा आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद दोबारा जो है जम्मू डिवीजन में आपने पंख
पैर फैला रहा है और वो भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन विकास, बीजेपी का कहना है कि हमने विकास किया है, लोगों से विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि कितने चरणों में ये मतदान होगा। जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक 4 से 6 चरणों में ये मतदान होगा और जो प्राथमिकता रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो उन इलाकों में रहेगी, क्योंकि जिन इलाकों में बर्फबारी होती है पहले उन इलाकों में मतदान करवाया जाएगा, उसके बाद जो प्लेन इलाके हैं वहां पर मैदान कराया जाएगा। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यह सबसे बड़ी चुनौती रहेगी हमारे फोर्सेस के लिए, क्योंकि जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में से 8 जिलों में इस समय आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर घाटी में भी ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। लेकिन तमाम जितनी भी पार्टियां हैं उनका यही कहना है कि हम जाएंगे, लोगों के बीच जब जाएंगे हम बताएंगे कि यहां पर आतंकवाद जो है चरम पर पहुंच चुका है, ये बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी जो है वो बड़ी है। जो बाहरी लोग हैं यानी जो बाहर के लोग हैं उन्हें यहां पर बसाया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत, ये उनका आरोप है। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं तो विपक्ष के पास भी मुद्दे तमाम है, लेकिन सीधे तौर पर जब बीजेपी के उम्मीदवार जाएंगे, उनके नेता जब बीच में जाएंगे जनता के, तो बताएंगे कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कितना विकास किया है, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, कल्याणकारी योजना है उसके बारे में बताएंगे। और अभी से ही तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो लोगों के बीच जाना शुरू हो चुके हैं। बाकायदा मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है फॉर्मर जो डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, उन्हें बनाया गया है। निर्मल सिंह जो है उन्हीं के साथ कुछ अन्य नेता हैं, उनके साथ सांसद भी हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं। तमाम लोगों से पूछा जा रहा है, हर एक वर्ग को बीच में शामिल किया जा रहा है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए। बीजेपी की तरह ही जो बाकी पार्टियां वो भी जब अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगी, जब घोषणा पत्र तैयार करेंगी तो देखेंगी कि कौन से मुद्दे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जब बीजेपी वोट मांगने जाएगी तो सीधे तौर पर बताएगी कि हमने यहां पर एम्स दिया है, आईआईटी दिया है, आईआईएम दिया है, यहां पर हमने हाईवे निर्माण किया है, यहां पर हमने जो ब्रिजेस बनाए हैं, और सीधे तौर पर विकास की बात करेगी। लेकिन विपक्ष जब जनता के बीच जाएगा बोलेगा कि 370 हटने के बाद, क्योंकि अभी भी लगातार आरोप लगाते हैं कि 370 हटने के बाद यहां पर जो विकास के दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से वो तमाम दावे ठीक है विशाल, यहाँ के विशाल बाकी इंतजार करते हैं कि कब चुनाव होंगे, जिसकी घोषणा कुछ देर में चुनाव आयोग करेगा जब दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं मुंबई का रुख कर लेती हूँ। विनोद जगदाले आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, महाराष्ट्र के लिए हालांकि संभावना यही है कि आज महाराष्ट्र के लिए शायद ही जो है तारीखों का ऐलान हो, लेकिन हम देख रहे हैं जमीन तो वहां पर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप, सीट शेयरिंग, ये तमाम चुनौतियां दोनों ही गठबंधन के लिए बनी हुई है। और उससे भी पहले उद्धव ठाकरे का वो प्रमुख बयान जो आया है, जो जिस तरह के सीएम फेज को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही थी उन पर उनकी क्लैरिटी भी आती है सामने। देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला है उसमें महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर घोषणा कतई नहीं हो सकती। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में 20 तारीख को 20 सितंबर को आचार संहिता लगी थी, लेकिन इस बार 26 नवंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल है, उससे पहले यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है पहले वीक में दिवाली है नवंबर के, और उस वीक के बाद तो तुरंत महाराष्ट्र में पहले ही चरण में, एक ही चरण में वहाँ पर वोटिंग हो सकती है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। और इसके बाद वहाँ पर काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद ही पटाखे फूटेंगे। जो दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं वो विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। आज उद्धव ठाकरे का जो बयान है वो बयान ये दिखलाता है कि उद्धव ठाकरे जो है वो खुद चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, उनके चेहरे को देखकर वहां पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इन्होंने इसका विरोध किया है, ये हमें जानकारी हासिल हुई है। आज आखिरकार उद्धव ठाकरे को जब महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर बैठक थी, नेताओं की बैठक थी, संबोधन था, तब उद्धव ठाकरे ने कहा कि पवार साहब और कांग्रेस उम्मीदवार डिक्लेयर करे, सीएम का चेहरा डिक्लेयर करे, मैं उसे समर्थन दूंगा। यानी उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि आज उनके फेस का इस्तेमाल हो, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ये कतई नहीं चाहती है। क्योंकि आपको पता ही होगा लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, सबसे ज्यादा सीट उन्होंने झगड़ कर ली थी, लेकिन आखिरकार उनके नंबर अच्छे नहीं आए। उससे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस और एनसीपी का रहा है। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी को लगता है कि 288 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा उनके वहाँ पर नंबर आएंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को पहले ही डिक्लेयर करके मुख्यमंत्री पद क्यों सौंपना है? कांग्रेस या एनसीपी के हाथों में यह मुख्यमंत्री पद आ सकता है। एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल सबसे बड़े दावेदार हैं, वो उसी तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन इसलिए अब उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ रहा है कि सीएम का चेहरा डिक्लेयर करे, लेकिन विपक्ष में कभी ऐसा नहीं होता। महाराष्ट्र में आज तक इतिहास है
जब भी विपक्ष चुनाव में गया है, किसी का चेहरा उसने सामने रखकर वोट नहीं मांगे हैं। सत्ता पक्ष में हमेशा होता है कि मुख्यमंत्री हमेशा वो चेहरा होते हैं और वो जाके वोट मांगते हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को जरूर उद्धव ठाकरे ध्यान दे रहे हैं विधानसभा में उनके बेहतर प्रदर्शन कैसा हो। मराठवाड़ा और कोंकण में उद्धव ठाकरे सबसे अच्छा प्रदर्शन और मुंबई में करने की तैयारी में है, लेकिन उनकी उतनी सीटें आती हैं क्या, उस पर ही महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई हमें उम्मीदवारी मिले ना मिले लेकिन गिराएंगे, ये एक फोकस हमारा होना चाहिए। और देखिए इस बीच जो खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है उसका भी रुख कर लेते हैं। चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी परिवार विधायकों की खरीद फरोख्त चिंता का विषय है। उपचुनाव में जनता बीजेपी को हराएगी, समाप्तवादी बोलने वाले खुद हो जाएंगे समाप्त। चुनाव में बीजेपी ने काले धन का इस्तेमाल किया, बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचारियों की बन चुकी है। चिंता का विषय तो ये है कि विधायकों की खरीद फरोख्त न हो, चुनाव खर्चे में प्रत्याशी कम खर्चा करें, ये बड़ा चिंता का विषय है। चुनाव होने से ज्यादा काले धन का इस्तेमाल जिस तरीके से चुनाव में और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो हम और आप लोग भूल नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का और जुमले उछालने वालों का एक पूरा दल बन गया है। उपचुनाव किस तरीके से आने वाला? उपचुनाव जब भी आएगा जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी उनको पोस्ट कर देना, इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को करेगी। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। और देखिए लखनऊ से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लगातार बने हुए हैं। अशोक, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है और हो सकता है कि आज उपचुनावों को लेकर भी तारीखों का ऐलान हो जाए, तो आगे तो ये बयानबाजी कहां तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर या फिर खरीद फरोख्त विधायकों की लेकर उसको लेकर जो निशाना साध रहे हैं, कोई मामला है उससे जुड़ा हुआ? देखिए दरअसल अखिलेश यादव का जो इशारा है वो आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और उस वक्त से लेकर आज तक लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो या उसके मुखिया अखिलेश यादव हो, तमाम सारे नेता इस बात को उठाते रहते हैं कि बीजेपी तोड़फोड़ करती है, बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि अधिकारियों के माध्यम से वो चुनाव जीतना चाहती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जो अधिकारियों के तबादले किए गए उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वो जहां जहां पर भी चुनाव होने वाले हैं वहां पर अपने मनपसंद अधिकारियों की तैनाती कर रहे हैं और उसी के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये 2 आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी की तरफ लगाए जाते हैं। लेकिन जिन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे तो उसके बाद से जिस तरह की आप कह सकते हैं ग्रोथ या यूं कहें कि एक बढ़त समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हासिल की, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी उत्साहित नजर आ रही है और उसकी तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे उस पर गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ेगा। लेकिन यही 10 सीटें विधानसभा की जहां पर उपचुनाव होना है वो बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए उसकी अपेक्षा बीजेपी के नेताओं की तरफ से नहीं की जा रही थी और अब ये 10 सीटें जीतकर बीजेपी कम से कम गठबंधन को ये आप कह सकते हैं जवाब देना चाहता है कि उस चुनाव में भले कोई कमी रह गई हो लेकिन 10 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी कहीं से भी कमजोर नहीं है। और यही वजह है जो बात मैंने पहले भी कही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सारे मंत्रियों को 2 सीटों का जिम्मा सौंपा गया है। क्लियर हो जाएगा तारीखों का ऐलान जब होगा। चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस बीच